हेलो एवरीवन, लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वंदना। अभी तक एविडेंस एक्ट के 3 वीडियो इस पर अपलोड किए हैं, जिसमें पहला है इंटरप्रिटेशन क्लॉज वाला। उसके बाद हमने इंडेक्स और इंट्रोडक्शन भी उसका पढ़ा था, जिसके कुछ मुख्य पॉइंट जो हैं हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था उसका फॉर्मेट किसने तैयार किया, वो सर जेम्स स्टीफेंस ने तैयार किया। फिर हमने ये पढ़ा था कि एविडेंस एक्ट के क्या उद्देश्य हैं, तो उसको हमने 3 पॉइंट में याद किया था। एक तो उसका समेकन यानी कंसोलिडेट करना, उसको परिभाषित करना और संशोधन करना। उसके बाद हमने एविडेंस एक्ट की प्रकृति अर्थात नेचर के बारे में डिस्कशन किया था, जिसके भी पॉइंट्स मैंने पहले भी डिस्कस किए थे, जो हैं कि साक्ष्य विधि परिपूर्ण नहीं है, ये एक प्रक्रियात्मक विधि है, भूतलक्षी प्रभाव रखती है और लेक्स फॉरी विधि है, और साक्ष्य विधि सिविल और क्रिमिनल दोनों में प्रयोग होती है। अब आते हैं हम इसके महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, जिसको हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है। पूरा जो एविडेंस एक्ट है वो 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। पहला इसका सिद्धांत है कि साक्ष्य को विवाद्य तथ्य तक ही सीमित होना चाहिए। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमेशा सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इसमें हियरसे एविडेंस को एडमिसिबल नहीं किया गया है, यानी अनुचित साक्ष्य अग्राह्य है। अब जो हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कशन करेंगे वो ये है कि पिछले वीडियो में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में मैंने इंडिया यानी भारत की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, जिसमें बताया गया है कि भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत आता है। अब स्थिति जो है वो चेंज हो चुकी है। ये जो पार्ट है वो पिछले वीडियो में भी मैंने बनाया था, परंतु एडिटिंग के कारण ये उसमें से ट्रिम हो गया था, इसलिए इसको मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। अब स्थिति कुछ और हो गई है। आर्टिकल 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, उसके द्वारा जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा है वो अब हटा लिया गया है। अब इसको एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी अब बना दी गई हैं। इस तरह से कुल 9 यूनियन टेरिटरी अब पूरे देश में हो गई हैं और 28 राज्य हो गए हैं। तो अब इसमें जो एविडेंस एक्ट में इससे क्या चेंज आया उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया तो साथ ही एक एक्ट जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यानी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू किया गया, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया। इसके साथ ही इस एक्ट में टोटल 103 सेक्शन हैं और 5 शेड्यूल यानी अनुसूचियां दी गई हैं। इसके 5th शेड्यूल में टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 दिए गए हैं, जिसमें टेबल 1 और टेबल 2 में उन एक्ट्स के बारे में बताया गया है जो अब जम्मू कश्मीर में भी लागू किए गए हैं, और टेबल 3 में उन एक्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया है जिनको कि अब जम्मू कश्मीर राज्य से निरसित कर दिया गया है। तो इस प्रकार कुल 103 सेंट्रल एक्ट टेबल 1 में दिए गए हैं, जो अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर लागू किए गए हैं। तो इनकी जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है। जो उस एक्ट को जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसके टेबल 1 में आपको वो सारे एक्ट मिल जाएंगे, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर याद करने के लिए कुछ एक्ट दिए हैं जो कि पहले जम्मू कश्मीर पर अप्लाई नहीं होते थे, लेकिन ये सभी एक्ट सेंट्रल एक्ट जो हैं वो अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होते हैं। तो जो आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, जेजे एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, सीआरपीसी, सीपीसी, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, हिंदू लॉ में जितने भी एक्ट जो आरजीएस के सिलेबस में भी कवर होते हैं, मुस्लिम के एक्ट हैं, टीपी एक्ट हैं, ये सभी एक्ट जो हैं वो अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भी लागू होते हैं। तो अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या जम्मू कश्मीर पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है, तो इसका आंसर आएगा यस में।
और साथ ही अगर ये भी पूछा जाए कि ये कब से अप्लाई हुआ, तो ये 31 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है, जिसको कि मैंने स्टार लगाकर उसको बॉक्स में, रेड बॉक्स में लिखा है। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है उपधारणा यानी प्रिजम्पशन। उस प्रिजम्पशन को डिस्कशन करने से पहले उसके लिए हमको पहले ये बताना होगा कि प्रिजम्पशन का इफ़ेक्ट क्या होता है, प्रिजम्पशन क्या है और ये कब लागू की जाती है। तो उसके लिए हमको पहले ये समझना होगा कि साक्ष्य अधिनियम आपराधिक और दीवानी दोनों मामलों में लागू होता है। पहले हम ये देखते हैं कि आपराधिक मामलों में कार्यवाही कैसे प्रारंभ की जाती है, इसमें कौन कौन से पक्षकार होते हैं, और दीवानीवाद में कैसे किया जाता है। तो हम सबसे पहले चलते हैं आपराधिक कार्यवाहियों में। आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत या तो एफआईआर दर्ज करा के की जाती है या फिर न्यायालय में इस्तगासा या कंप्लेंट या जिसको परिवाद कहा जाता है उससे होती है। अब इसमें पक्षकार कौन कौन से होते हैं। आप सोचेंगे कि अगर किसी के यहाँ चोरी हुई है और उसने एफआईआर लिखाई है, तो जिसने एफआईआर दर्ज कराई है वो हुआ एक पक्षकार और जिसने चोरी की है वो एक हुआ पक्षकार। तो ऐसा नहीं होता है। अपराध हमेशा राज्य के विरुद्ध होता है, ना कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध। अतः जब भी कभी किसी अपराध करने की एफआईआर दर्ज की जाती है, तो जो एफआईआर दर्ज कराता है वो मात्र एक इत्तला करता या सूचना करता होता है, या जिसको हम कहें एक परिवादी होता है। लेकिन पक्षकार जो होता है वो अभियोजन कहलाता है और दूसरा पक्षकार होता है अभियुक्त। अभियोजन जो होता है वो राज्य की ओर से किया जाता है, यानी जो भी अपराध किया जाता है वो राज्य के विरुद्ध किया जाता है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में पक्षकार एक अभियोजन होता है और दूसरा अभियुक्त होता है। तो कई बार लॉ के स्टूडेंट्स को ये एक सामान्य सी बात भी मालूम नहीं होती है और वो शर्म के मारे शुरू में पूछ भी नहीं पाता है कि ये क्या होता है। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही अब आते हैं हम कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हमें साबित क्या करना होता है। तो हमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो साबित करना है प्रोसिक्यूशन को, वो क्या करना है, जो अभियुक्त पर लगाया जाता है चार्ज यानी जिस अपराध का किया जाना अभिकथित है उसको कहते हैं चार्ज। तो उस चार्ज को हमें साबित करना है। साबित करने के लिए भार किस पर है, कौन साबित करेगा कि अभियुक्त ने ये काम किया है, अभियुक्त ने ये अपराध किया है, ये साक्ष्य कौन देगा। तो ये साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए जाते हैं। इसका मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर हुआ आपराधिक कार्यवाहियों में, अभियोजन पर। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत जो साबित करने का भार है वो अभियोजन पर इस हद तक होता है कि उसे संदेह से परे साबित करना होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर थोड़ा सा भी संदेह होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाता है। अब इस सामान्य नियम का अपवाद है कि अगर कोर्ट, न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर लेता है तो फिर उस तथ्य को साबित करने के भार से अभियोजन को मुक्ति मिल जाती है। इसका मतलब उपधारणा करने से बर्डन ऑफ प्रूफ एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर चला जाता है। इसको हम और डिटेल में अभी समझेंगे। अब हम आते हैं सिविल प्रोसीडिंग्स पर। सिविल प्रोसीडिंग्स की शुरुआत होती है या तो वाद से, जिसे हम सूट भी कहते हैं, या फिर कोई आवेदन या एप्लीकेशन से। अब इनमें कौन कौन से पक्षकार होते हैं, इसमें एक वादी होता है और एक प्रतिवादी होता है, यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। इसी तरह से अगर एप्लीकेशन लगाई जाती है तो इसमें एप्लीकेशन करने वाला आवेदक और उसका जवाब देने वाला प्रत्यर्थी कहलाता है। अब यहाँ पर जो सिविल वाद में साबित करना है वो क्या करना होता है, जो विवादक न्यायालय तय करती है या जो इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं। अब यहाँ साबित करने का भार किस पर होता है, तो यहाँ सामान्य नियम तो ये है
कि अगर वादी अपना वाद लेकर आया है और वो कुछ अनुतोष न्यायालय से चाहता है तो वादी को वो तथ्य साबित करने होते हैं। ये तो हुआ सामान्य नियम। लेकिन यदि यहाँ पर न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर लेता है तब फिर साबित करने का भार किस पर होगा? ये डिपेंड करेगा कि न्यायालय किसके पक्ष में वो उपधारणा करता है। जिसके पक्ष में न्यायालय उपधारणा करेगा वो पक्ष का सबूत का भार कम हो जाएगा और विरोधी पक्षकार को उसको ना साबित करना होगा। तो इस तरह से उपधारणा का जो महत्व है वो आगे हम समझते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो उपधारणा से पहले आपको पता होनी आवश्यक हैं। अब हम चलते हैं आगे उपधारणा पर। उपधारणा सेक्शन 4 में बताया गया है, जिसको हम प्रिजम्पशन भी कहते हैं। अब हम इससे पहले एक टिप दे रही हूँ कि सेक्शन 3 में जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसके लास्ट में साबित ना साबित की डेफिनेशन दी हुई है और सेक्शन 4 में उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत की डेफिनेशन दी गई है। हर बार हमेशा जो स्टूडेंट्स हैं हमेशा ये कहते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक्शन 3 में है उपधारणा कि सेक्शन 4 में है, या साबित ना साबित और उपधारणा में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसको याद करने के लिए एक हिंट ये दे सकते हैं हम कि सबसे पहले एविडेंस एक्ट हमें क्या अधिकार देता है, किसी भी चीज़ को हम एविडेंस के सहारे साबित या ना साबित कर सकें। तो पहले हमारा अधिकार आता है कि हम उसे साबित करें या ना साबित करें। उसके बाद कोर्ट की ड्यूटी आती है कि वो चाहे तो उपधारणा करे या ना करे। तो इस तरह से हम अगर सीक्वेंस में याद रखें कि पहले हमारा राइट है साबित ना साबित करने का, उसके बाद कोर्ट की ड्यूटी आती है उसको अनुमान लगाने की। तो इस तरह से सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सेक्शन 4 जो उपधारणा है उसको हम समझते हैं। उपधारणा का अगर हम लिटरल मीनिंग लें, शाब्दिक अर्थ लें, तो उसका सिंपल सा एक मीनिंग है अनुमान लगाना। लेकिन ये अनुमान लगाएगा कौन? क्या हम ये अनुमान लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो अनुमान लगाना है इसका काम एविडेंस एक्ट में किसको दे रखा है? कोर्ट को। कोर्ट को ये अधिकार दिया हुआ है कि वो किन्हीं तथ्यों के आधार पर दूसरे तथ्यों की उपधारणा कर सके। तो उपधारणा का जो अर्थ है वो है कि ये एक विधि का नियम है और जो कोर्ट को किसी अन्य जाने हुए तथ्यों से या साबित किए हुए तथ्यों से कोई अनुमान निकालने का अधिकार देता है। तो ये बात याद रखनी जरूरी है कि उपधारणा न्यायालय करता है, ना कि कोई पक्षकार। अब इसको हमें उदाहरण से समझते हैं। एक स्थान पे चोरी होती है और कुछ समय के पश्चात ए जो है वो पकड़ा जाता है और उसके पास वो चुराया हुआ सामान मिलता है। अब अगर ए उसके पास ये सामान कैसे आया उसका कोई कारण नहीं समझा पाता, नहीं बता पाता और घबरा जाता है, तो इन परिस्थितियों से ये परिस्थितियां अगर हम कोर्ट में बताते हैं, साबित करते हैं, तो इन तथ्यों से न्यायालय क्या उपधारणा कर सकता है? तो इन तथ्यों से न्यायालय ये उपधारणा कर सकता है कि या तो ए चोर है या फिर उसने ये जानते हुए कि ये चोरी का माल है बेईमानी से प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से उपधारणा करने से क्या प्रभाव हुआ? इसका ये प्रभाव हुआ कि सामान्य नियम क्या है आपराधिक मामलों में कि अगर हमने ए पर यह आरोप लगाया है कि उसने कोई सामान चुराया है तो अभियोजन को सामान्यतः ए ने ही वो सामान चुराया है, इसको संदेह से परे साबित करना होगा। लेकिन यदि हम यह साबित कर देते हैं कि ए के कब्जे से चुराया हुआ माल प्राप्त हुआ था और ए से ही सामान जब्त हुआ था, तब यहाँ कोर्ट चाहे तो ये उपधारणा कर सकता है कि ए ने ही चोरी की है। अगर कोर्ट ऐसा उपधारणा कर लेता है तो यहाँ अभियोजन का सबूत का भार हल्का हो जाएगा, क्योंकि न्यायालय ने स्वयं ही यह उपधारित कर लिया तथ्यों के आधार पर कि ए ने ही चोरी की है। तो इसका क्या प्रभाव हुआ कि अभियोजन से सबूत का भार अब किस पर शिफ्ट हो गया? अभियुक्त पर।
इसको मैंने उपधारणा का प्रभाव लिखकर भी समझाया है कि पक्षकार जिसके पक्ष में उपधारणा की जाती है वहाँ से बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है विपक्ष के पास। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में विपक्ष कौन हुआ? अभियुक्त। अब अभियुक्त पर यह भार आ गया कि वो ये साबित करे कि उसने चोरी नहीं की है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं उपधारणा के प्रकार पर। तो जब आप ये उपधारणा पढ़ें तो साथ में बेयर एक्ट ज़रूर लेकर बैठें, क्योंकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज से ही मैंने जो पॉइंट्स बनाए हैं वो आपको क्लियर हो पाएंगे। तो बेयर एक्ट के सेक्शन 4 में उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत दे रखे हैं। जहाँ पर उपधारणा कर सकेगा दे रखा है उसको आप वहीं बुक पर तथ्य की उपधारणा लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लें वहीं पर ही। और साथ में जहाँ दे रखा है उपधारणा करेगा वहाँ आप विधि की खंडनीय उपधारणा लिख लें, और जहाँ निश्चायक सबूत दे रखा है वहाँ लिख लें विधि की अखंडनीय उपधारणा। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ। उपधारणा मोटे तौर पर 2 प्रकार की होती है, तथ्य की उपधारणा और विधि की उपधारणा। तथ्य की उपधारणा जो कि बेयर एक्ट में उपधारणा कर सकेगा से दे रखी है। पहले आप इसे समझें और फिर बेयर एक्ट को देखें। तथ्य की उपधारणा क्या है? तथ्य की उपधारणा है, बेयर एक्ट में एक लैंग्वेज दे रखी है कि जहाँ कहीं भी यह इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किया गया है कि न्यायालय किसी तथ्य को साबित मान सकेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो मान सकेगा वाली चीज़ है उससे क्या निकल कर आ रहा है कि कोर्ट उपधारणा कर सकेगा। कर सकेगा का मतलब चाहे तो वो करे चाहे वो नहीं करे। इसका मतलब ये कोर्ट का विवेकाधिकार है कि वो चाहे तो किसी तथ्य का अनुमान लगाए और वो चाहे तो ना लगाए। तो तथ्य की उपधारणा को हम पॉइंट में ऐसे समझते हैं कि तथ्य की उपधारणा को हम मे प्रिज्यूम भी कहते हैं, यानी उपधारणा कर सकेगा। इस डेफिनेशन को लर्न करने के लिए जो इसमें कीवर्ड है वो है उपबंधित किया गया है, यानी यहाँ पर सिर्फ प्रोवाइड किया गया है कि न्यायालय चाहे तो करे, न्यायालय चाहे तो ना करे। अब क्या उपबंधित किया गया है, न्यायालय क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, तो इसमें 2 पॉइंट मैंने बनाए हैं। न्यायालय चाहे तो ऐसे तथ्य को साबित मान सकेगा, और दूसरा या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। यानी अगर न्यायालय चाहे तो उसको साबित मान लेगा, अगर साबित मान लेगा तो फिर उसके सबूत की आवश्यकता ही नहीं है, और अगर वो साबित नहीं मानता है तो फिर उस तथ्य के सबूत की मांग करेगा। दूसरी चीज़ जो इसमें आती है कि ऐसे तथ्य को साबित मान सकेगा के आगे लिखा है यदि और जब तक वह नासाबित नहीं कर दिया जाए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि यदि न्यायालय किसी तथ्य को की उपधारणा कर लेता है कि ये तथ्य मैंने साबित मान लिया, तो क्या विरोधी पक्षकार चुपचाप बैठा रहेगा? नहीं, विरोधी पक्षकार को पूरा राइट है कि जिस तथ्य के अस्तित्व को कोर्ट ने मान लिया है उस तथ्य को वो नासाबित करने के लिए साक्ष्य दे सकता है। तो तथ्य की उपधारणा किस तरह की उपधारणा हुई? खंडनीय उपधारणा, जिसका खंडन विरोधी पक्षकार अपने साक्ष्य द्वारा कर सकता है। तो इसीलिए इसमें एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि तथ्य की उपधारणा हमेशा खंडनीय उपधारणा है। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हुए वो ये हुए कि इसमें एक तो उपधारणा कर सकेगा वर्ड है, फिर उपबंधित वर्ड से हमको याद रखना है इसको। इसमें कोर्ट के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो साबित मान ले या फिर उसको मना कर दे उपधारित करने से और सबूत की मांग कर सके। फिर ये हमेशा खंडनीय होती है और न्यायालय का विवेकाधिकार है
वो चाहे तो तथ्य का अनुमान लगाए, वो चाहे तो मना कर दे। फिर हम आते हैं विधि की उपधारणा पर। विधि की उपधारणा को फिर आगे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 2 पार्ट में जो डिवाइड कर रहे हैं, एक तो है शैल प्रिज्यूम यानी उपधारणा करेगा। उपधारणा करेगा से ही मालूम चल रहा है कि यहाँ पर कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये मैंडेटरी प्रोविज़न है कि उसको जहाँ कहीं भी इस एक्ट में किसी भी सेक्शन में दे रखा है कि न्यायालय इस तथ्य को उपधारित करेगा, वहाँ उसे करना ही पड़ेगा। यहाँ कोर्ट का कोई विवेकाधिकार नहीं है, कोर्ट बाध्य है उस उपधारणा को करने के लिए। फिर दूसरी चीज़, ये विधि की जो उपधारणा है, इसका दूसरा प्रकार है निश्चायक सबूत। निश्चायक सबूत विधि की ही उपधारणा है, लेकिन ये अखंडनीय उपधारणा है। खंडनीय मतलब जिसको विरोधी पक्षकार अपना साक्ष्य देकर उपधारणा को खंडित कर सकता है, वो तो हुई खंडनीय उपधारणा, जैसा कि हमने तथ्य की उपधारणा में भी देखा। ऐसे ही विधि की उपधारणा भी 2 तरह की हुई, एक खंडनीय उपधारणा जिसको हम उपधारणा करेगा कहते हैं, और एक अखंडनीय उपधारणा है जिसको हम कहते हैं निश्चायक सबूत। अब पहले हम पढ़ते हैं विधि की खंडनीय उपधारणा, जिसको शैल प्रिज्यूम भी कहा जाता है। इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है बेयर एक्ट में, उसमें यह लिखा है कि जहाँ कहीं भी इस अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है, तो यहाँ जो कीवर्ड हमको याद रखना है वो है निर्दिष्ट करना, यानी डायरेक्शन देना। डायरेक्शन किसने दिया हुआ है? डायरेक्शन इस अधिनियम द्वारा ही दिया गया है न्यायालय को। तथ्य की उपधारणा में प्रोविज़न दिया गया था, यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, तो इस कीवर्ड को ज़रूर याद रखना है। इसका एक रीज़न ये भी है कि जब LLB में या RJS में सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है कि उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा या निश्चायक सबूत में क्या अंतर है, तब हम बहुत अच्छे से पेपर लिख कर आते हैं आंसर, और फिर जब हम मार्क्स देखते हैं तो हम कहते हैं हमने तो बहुत अच्छा आंसर लिखा, लेकिन हमारा मार्क्स उतने नहीं आए। तो उसका कारण यही है कि हम जो उसके कीवर्ड्स हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और हम अपने हिसाब से अपने जो वर्ड्स हैं उसमें लिख कर आ जाते हैं, जबकि हर एक लीगल वर्ड जो एक्ट में दिया गया है उसका अपना अलग मीनिंग निकलता है। जहाँ उपबंधित किया है वहाँ अगर हम निर्दिष्ट लिख कर आ जाएं, यहाँ जहाँ निर्दिष्ट किया है वह उपबंधित लिख कर आ जाएं, तो उसका पूरा मीनिंग ही गलत निकल जाता है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि उपधारणा कर सकेगा में उपबंधित लिखना है और उपधारणा करेगा में निर्दिष्ट लिखना है, क्योंकि यहाँ निर्देश दिया गया है जिसकी पालना करनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ क्या निर्दिष्ट किया गया है? यहाँ कोर्ट को यह निर्देश दिए गए हैं कि वो इसमें तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक नासाबित नहीं किया जाता। तो यहाँ पर उसके पास एक ऑप्शन के अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिया गया, जैसे कि तथ्य की उपधारणा में दिया गया है। तथ्य की उपधारणा में उसके पास 2 ऑप्शन है, वो चाहे तो साबित माने और वो चाहे तो साबित नहीं माने और सबूत की मांग कर सकता है। तो इस प्रकार शैल प्रिज्यूम यानी उपधारणा करेगा में न्यायालय विधि की उपधारणा करने के लिए आबद्ध है और उसको उपधारणा करनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर भी पक्षकार को अधिकार है कि यदि और उसके पास उस उपधारणा को खंडित करने के लिए अगर साक्ष्य है तो वो उस उपधारणा को खंडित करने के लिए वो साक्ष्य पेश कर सकेगा। इस प्रकार विधि की उपधारणा जो खंडनीय उपधारणा है उसको उपधारणा करेगा कहा जाता है। अब हम आते हैं कंक्लूसिव प्रूफ यानी निश्चायक सबूत पर। तो निश्चायक सबूत को विधि की अखंडनीय उपधारणा भी कहा गया है। इसका कीवर्ड है घोषित किया गया। इसकी बेयर एक्ट में अगर हम लैंग्वेज देखें तो वहाँ ये लिखा है कि जहाँ की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है,
वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा। तो यहाँ एक तथ्य को हम ए मान लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर ए को हम बी का निश्चायक सबूत घोषित किया गया हो, तो अब अगर ए को हम साबित कर दें तो बी अपने आप साबित मान लिया जाएगा। ये इसकी लैंग्वेज हमें बता रही है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि सेक्शन 82 आईपीसी में कहा गया है कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु कोई अपराध कारित नहीं कर सकता। अगर उसने कोई अपराध कारित किया भी हो तो अगर उसकी आयु 7 वर्ष से कम है तो कोर्ट ये मानकर चलता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया। तो ये निश्चायक सबूत का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो उसकी आयु है वो एक ऐसा तथ्य है जो इस बात का निश्चायक सबूत है कि 7 वर्ष से कम आयु है तो वो अपराध नहीं कर सकता। तो इसमें आयु जो है वो एक ऐसा तथ्य है जो उसके अपराध नहीं किए जाने का निश्चायक सबूत है। तो यहाँ अगर हम उसकी आयु को साबित कर दें तो न्यायालय ये मान लेगा कि उसने अपराध नहीं किया है, और उसे ना साबित करने के लिए विरोधी पक्षकार को साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा भी नहीं दी जाएगी। तो विधि की खंडनीय उपधारणा यानी शैल प्रिज्यूम और निश्चायक सबूत में जो एक महत्वपूर्ण अंतर है वो इसी बात का है कि वो विधि की खंडनीय उपधारणा है, जबकि निश्चायक सबूत अखंडनीय उपधारणा है। यहाँ पर विरोधी पक्षकार को यह अधिकार नहीं है कि न्यायालय जिस तथ्य को साबित मान लेता है उसको वो ना साबित कर सके। तो यही एक अंतर है शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ में। तो इस प्रकार तीनों उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत सेक्शन 4 में दिए गए हैं और इसको डिफ़ाइन किया गया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि विधि की उपधारणा और तथ्य की उपधारणा में क्या अंतर है। ये आरजेएस मेंस के सिलेबस में भी आता है और एलएलबी में भी पूछा जाता है। तो तथ्य की उपधारणा और विधि की उपधारणा जैसा कि अभी हमने पढ़ा है उसमें से पॉइंट्स निकालकर हमने इसमें डिफरेंशिएट किया है। तो तथ्य की उपधारणा का पहला पॉइंट है कि ये सर्वदा खंडनीय है, यानी ऑलवेज रेब्यूटेबल है, जबकि विधि की उपधारणा दोनों प्रकार की होती है, खंडनीय और अखंडनीय। खंडनीय उपधारणा होती है उपधारणा करेगा और अखंडनीय होती है निश्चायक सबूत। इसके बाद सेकंड जो इनका डिफरेंस है वो है तथ्य की उपधारणा न्यायालय का विवेकाधिकार है, वो चाहे तो उसे कर सकता है और वो चाहे तो सबूत की मांग कर सकता है, जबकि विधि की उपधारणा हमेशा मैंडेटरी है, कोर्ट उपधारणा करने के लिए बाध्य है। तो एविडेंस एक्ट में आगे जो सेक्शंस हमने एग्जाम्पल के तौर पर इसमें लिखे हैं उसमें जहाँ कहीं भी ये निर्दिष्ट किया है कि उपधारणा करेगा या जहाँ ये लिखा है कि निश्चायक सबूत है तो वहाँ न्यायालय उस तथ्य की उपधारणा करने के लिए बाध्य होता है। इसके बाद तीसरा जो इसमें अंतर है वो है कि तथ्य की जो उपधारणा है वो तार्किक होती है, अर्थात वो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम के आधार पर या मानव संबंधों के आधार पर या समाज की रीति और प्रथा के आधार पर कोर्ट अनुमान लगाता है, जबकि विधि की जो उपधारणा है वो विधि के नियमों पर आधारित होती है। उसके अलावा चौथा महत्वपूर्ण अंतर है कि जो तथ्य की उपधारणा है उसकी स्थिति अनिश्चित और परिवर्तनशील होती है, जबकि विधि की उपधारणा निश्चित और यूनिफॉर्म होती है। इसके अलावा इसमें जो इसके एग्जाम्पल्स हैं सेक्शन 86, 87, 88, 90,
90A, सेक्शन 113A और सेक्शन 114 ये तथ्य की उपधारणा के एग्जाम्पल हैं। इन सेक्शंस में जो वर्ड दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं निर्दिष्ट, जहाँ जहाँ ये निर्दिष्ट किया है तो यहाँ पर इन सेक्शंस में उपधारणा कर सकेगा वर्ड्स दिए गए हैं। जब आप इन सेक्शंस को देखेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ पर न्यायालय को एक विवेकाधिकार दिया गया है कि वो चाहे तो उपधारणा कर सकता है, नहीं तो वो सबूत की मांग कर सकता है। इसी तरह से विधि की खंडनीय उपधारणा यानी शैल प्रिज्यूम के एग्जाम्पल्स हैं सेक्शन 79 से लेकर 85 तक, फिर सेक्शन 89, उसके बाद सेक्शन 113B, 111A, 114A, 105, 107 और 108। इसी तरह से निश्चायक सबूत के भी उदाहरण दिए गए हैं। सेक्शन 41, सेक्शन 112 और सेक्शन 113 और सेक्शन 82 IPC ये निश्चायक सबूत के एग्जाम्पल हैं। तो इस सेक्शन 4 में हमने उपधारणा क्या है, उपधारणा का क्या अर्थ होता है, उपधारणा कौन करता है और कितने प्रकार की उपधारणा होती हैं, वो पूरा हमने इसमें सेक्शन 4 में पढ़ा है। मैं समझती हूँ कि उपधारणा के संबंध में अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि आपको इसमें अभी और कुछ पूछना है या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें